सरहद के उस पार रोने वाली औरत। सरहद पर रात जल्दी उतर आती है। यहाँ सूरज ढलने के साथ साथ ज्यादा डर अंधेरे के आने का होता है। जम्मू कश्मीर के उस आखिरी गांव का नाम था मकवाल। नाम जितना सुंदर उतना ही बेजान। चारों तरफ बर्फ, चीड़ के पेड़ और उनके बीच बसा सिर्फ 37 घरों का गांव। दिन में भी यहाँ सन्नाटा ही रहता था और रात में तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाती हो। ऐसा लगता था मकवाल भारत पाक सरहद से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर था और यही उस गांव की उसकी बदकिस्मती थी। अनाया को ये पोस्टिंग बिल्कुल नहीं चाहिए थी। दिल्ली में नौकरी करते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन सीमांत क्षेत्र सामाजिक अध्ययन के नाम पर इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतनी डरावनी जगह भेज दिया जाएगा। अनाया एक रिसर्च स्कॉलर थी। उसका काम था सरहद के गांवों की लोक कथाएं, डर, अफवाहें और मानसिक प्रभावों पर रिसर्च। लेकिन उसे क्या पता था कि ये गांव उसकी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाएगी। पहली रात ही उसे नींद नहीं आई। लकड़ी के पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में हीटर की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। कमरे में नहीं, खिड़की के बाहर। रात के लगभग 3 बजे उसे पहली बार आवाज़ सुनाई दी, किसी की रोने की, लेकिन आवाज़ में न बच्चों जैसा न बूढ़ों जैसा। एक औरत की रोने की आवाज़, धीमा, टूटा हुआ। अनाया बिस्तर पर सीधी बैठ गई। यहाँ कोई और है? उसने खुद से पूछा। खिड़की पर जमी बर्फ के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सफ़ेद अंधेरा। रोने की आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। फिर अचानक खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि अनाया को डर के कारण अपने ही दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने घड़ी देखी। रात के 3:05 हो रही थी। लेकिन उन 2 मिनटों पहले में कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। वही आवाज़। अगली सुबह अनाया गांव में निकली। लोग कम बोलते थे, नजरें मिलाने से बचते थे। बस एक ही इंसान था जो उसे ठीक से देख रहा था, इकबाल चाचा। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में हमेशा डर जमी हुई। रात को नींद आई बेटी? उसने अचानक पूछा। अनाया चौंकी। आपको कैसे पता? इकबाल चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोले, अगर रात को रोने की आवाज़ आए तो खिड़की मत खोलना। अनाया ने पूछी, किसकी रोने? इकबाल चाचा ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई साया सुन ना ले। फिर बहुत धीमे से बोले, सरहद की औरत। मकवाल में कुल मिलाकर गिने चुने लोग ही थे। अनाया, इकबाल चाचा, फौजी चौकी का जवान अमन और वो औरत, बस। कोई बड़ा परिवार नहीं, कोई भीड़ नहीं। जैसे गांव खुद भी नहीं चाहता था कि यहाँ ज्यादा लोग रहें। शाम होते ही गांव सुनसान हो गया। अमन, जो सीमा चौकी पर तैनात था, रोज शाम को गेस्ट हाउस के पास से गुजरता। मैडम, रात को बाहर मत निकला करो, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। अनाया बोली, पर क्यों? अमन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें कुछ पल के लिए सरहद की तरफ चली गईं। दूसरी रात, समय वही 3 बजे था। इस बार रोने की आवाज़ कुछ ज्यादा साफ था। औरत रो रही थी। अनाया ने कान लगाए। आवाज़ गेस्ट हाउस के पीछे से आ रही थी। उसका दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था तुम रिसर्चर हो। उसने जैकेट पहनी, मोबाइल लिया और दरवाज़ा खोला। बर्फ पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे और वे सरहद की तरफ जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी मिट्टी, खून और धुएं की। अनाया आगे बढ़ती गई। रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। कोई है? उसने आवाज़ दी। रोना रुक गया। फिर बहुत पास से एक आवाज़ आई, तुम भी मुझे देखने आई हो? आन्या देखते ही रूह कांप गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, गीले बाल, पैरों में चप्पल नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। अनाया कांपते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हो? औरत मुस्कुराई, मैं यहीं की हूँ। फिर बोली, और उस पार की भी। अनाया को समझ नहीं आया। आपका नाम? औरत ने सर झुका लिया। फिर बोली, नाम सरहद के इस पार दफन है। अचानक अमन की आवाज़ आई,
मैडम पीछे हटिए। अमन बंदूक ताने खड़ा था। औरत ने अनाया की तरफ देखा, धीरे से बोली, उसे मत मारना, उसने भी देखा है। फिर पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। बर्फ पर सिर्फ खून के निशान रह गए। अमन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आपने उसे देख लिया, वो बुदबुदाया। कौन है वो? अनाया चिल्लाई। अमन ने जवाब दिया, 30 साल पहले इसी जगह एक औरत को जिंदा दफन किया गया था, न भारत की न पाकिस्तान की। अनाया को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उस रात के बाद से इस मकवाल गांव में पहले से भी ज्यादा खामोशी हो गई। अनाया सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही आंखें घूम रही थीं, खून बाली और फिर भी कुछ कहती हुई। सुबह होते ही अनाया सीधे इकबाल चाचा के घर पहुंची। पुराना लकड़ी का मकान, दीवारों पर दरारें और दरवाजे के ऊपर नींबू मिर्च लटकी हुई। इकबाल चाचा पहले से जाग रहे थे, जैसे जानते हों कि अनाया आएगी। इकबाल चाचा बोले, अनाया को उसे देख लिया ना? अनाया सोची, मैंने तो अभी बताया ही नहीं, बिना पूछे कहा। अनाया की सांस अटक गई। आप जानते थे? इकबाल चाचा ने भारी सांस ली। इस गांव में कोई कुछ नहीं देखता बेटी, जो देखता है वो चुन लिया जाता है। वो औरत कौन है? अनाया ने जोर देकर पूछा। इकबाल चाचा ने दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की पर पर्दा गिराया। 30 साल पहले मकवाल में इतना शांत नहीं था। उस वक्त इस एक रास्ता था, भारत और पाकिस्तान के बीच तस्करी का। एक रात सरहद के दोनों तरफ के लोग मिले थे। उनके बीच एक औरत थी, नाम था अरीना। अरीना ना भारत की थी ना पाकिस्तान की। वो सरहद के पास एक खाना बदोश परिवार में पैदा हुई थी। सरहद खींची गई, लेकिन उसका घर बीच में कट गया। उसका आधा परिवार इस पार रह गया, आधा उस पार। सरहद ने उसे 2 बार मारा, इकबाल चाचा बोले। पहली बार कागजों में, दूसरी बार जमीन में। अरीना लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता थी, सूचना लाने ले जाने वाली, कभी इधर कभी उधर। लेकिन एक रात सब बदल गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि अरीना दोनों मुल्कों के लिए जासूसी कर रही है। डर लालच से बड़ा होता है और भीड़ हमेशा कमजोर को चुनती है। अरीना को यहाँ लाया गया। इकबाल चाचा ने जमीन की तरफ इशारा किया, जहां अब बर्फ है। कुछ लोग इधर के, कुछ उधर के, ना कोई वर्दी ना कोई पहचान, बस डर। अरीना रोती रही, कहती रही, मैं किसी की नहीं हूं, मैं सिर्फ जिंदा हूं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे मारा नहीं गया। इकबाल चाचा की आवाज टूट गई। उसे जिंदा दफन किया गया। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। और जब उसने आखिरी बार सांस ली, इकबाल चाचा बोले, उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी जब सरहद मुझे छोड़ेगी। अनाया को अपनी पिछली रात याद आई। उसने कहा था, वो इस पार की भी है और उस पार की भी। इकबाल चाचा ने सिर हिलाया। शाम होते होते बर्फ गिरने लगी। अमन चौकी से लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में डर। आज रात गश्त बढ़ा दी गई है, उसने कहा। अनाया बोल पड़ी, क्यों? अमन ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, वो हर तीसरे साल ज्यादा नजदीक आ जाती है। किसके पास? अनाया ने पूछा। अमन ने उसकी तरफ देखा, जिसे उसने चुना हो। अनाया का गला सूख गया। उस रात रोना पहले ही शुरू हो गया, इस बार 1:30 बजे से ही। अनाया ने देखा खिड़की पर हाथ के निशान, अंदर की तरफ से, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अनाया, एक फुसफुसाहट। ये नाम कोई और नहीं जानता था। वो पीछे हटी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे में बर्फ गिरने लगी और फिर वो खड़ी थी, अरीना, आंखें खून की तरह। तुम सुन सकती हो, वो बोली, बाकी लोग नहीं सुनते। अनाया की आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे बाहर निकलना है, अरीना बोली। मुझे पूरी तरह मरना है। ये क्या मतलब है? अनाया किसी तरह बोली। अरीना मुस्कुराई। सरहद ने मुझे बीच में छोड़ दिया है, न जिंदा न मरी। और मैं क्या कर सकती हूँ? अनाया ने पूछा। अरीना ने अनाया के सीने पर हाथ रखा।
हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम मेरी कहानी पूरी करोगी? अचानक अनाया को दृश्य दिखने लगे। खून, मिट्टी, चीखें और दोनों तरफ के झंडे जिनका कोई मतलब नहीं था। अनाया चीख पड़ी और सब गायब हो गया। सुबह हुई तो वो गेस्ट हाउस के बाहर बर्फ पर पड़ी थी। अमन और इकबाल चाचा उसे देख रहे थे। अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इकबाल चाचा बोले। अनाया को अब समझ आ गया था, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उस जमीन की जो किसी की नहीं, और उस औरत की जो कभी घर नहीं लौटी। अनाया 3 दिन तक बीमार रही। तेज बुखार, अजीब सपने और हर बार आंख बंद करते ही मिट्टी से भरा मुंह। डॉक्टर दूर था, गांव में कोई दवा नहीं। इकबाल चाचा उसके सिरहाने बैठे रहते। ये बुखार नहीं है, वो बुदबुदाते। ये यादें हैं जो शरीर में उतर रही हैं। तीसरी रात अनाया ने सपने में खुद को एक गड्ढे में देखा। ऊपर से लोग झांक रहे थे। चेहरे धुंधले थे, लेकिन आंखों में डर साफ था। मैंने क्या किया? एक आवाज रो रही थी। फिर अचानक अनाया ने महसूस किया वो आवाज उसकी नहीं थी, वो अनाया थी। चीखते हुए जागी। कमरा ठंडा था, दीवारों पर हाथों के निशान। इस बार कोई शक नहीं था। जरीना अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो अंदर आ चुकी थी। सुबह अमन आया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैडम, आपको सच बताना पड़ेगा, उसने कहा। कौन सा सच? अनाया ने पूछा। अमन ने दरवाजा बंद किया। मेरे बाबा उस रात यहाँ थे। अनाया का दिल बैठ गया। अमन के बाबा उस वक्त स्थानीय गाइड थे। सरहद की पगडंडियां उन्हें अच्छे से पता थीं। उन्होंने बताया था, अमन बोला, कि उस औरत को जिंदा नहीं मारना चाहिए था। फिर? अनाया ने धीरे से पूछा। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चुप रहना भी एक अपराध होता है। इकबाल चाचा की आवाज पीछे से आई। इकबाल चाचा की। हर कोई दोषी था अमन। कुछ ने हाथ चलाया, बाकी ने नजरें फेर लीं। उस रात मकबाल में कुछ बदल गया। हवा भारी थी, बर्फ की बारिश हो रही थी। सरहद की लाइट्स छपकने लगीं और ठीक 3 बजे पर पूरा गांव रोने की आवाज से भर गया। एक नहीं, कई औरतों की। अनाया बाहर निकली। इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बूझ। सरहद के पास अरीना खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और परछाइयां थीं। सबके चेहरे मिट्टी से सने। अनाया डरते हुए बोली, ये सब कौन है? अनाया ने पूछा। अरीना बोली, जो कभी किसी कागज में नहीं लिखे गए, जो बीच में रह गए। इकबाल चाचा घुटनों के बल बैठ गए। माफ कर दो, वो रोने लगे। हम डर गए थे। अरीना ने पहली बार दर्द से भरी मुस्कान दी। माफी मृतकों के काम की नहीं होती, वो बोली। अनाया बोली, तो फिर क्या चाहती हो? अरीना अनाया के पास आई। सच, उसने कहा, पूरा सच। तुम लिखोगी? अरीना बोली। पर कहानी नहीं। तू? अनाया ने पूछा। गवाही। अचानक अनाया को समझ आ गया, ये रिसर्च कभी अकादमिक नहीं थी, ये एक बुलावा था। अगर मैंने सच लिखा, अनाया बोली, तो ये जगह बचेगी नहीं, अरीना ने कहा। अमन कांपते हुए बोला, अगर सच बाहर आया तो मेरे बाबा दोषी ठहराए जाएंगे। अनाया ने बात पूरी की। खामोशी छा गई। अरीना की आवाज अब सख्त थी। सरहद ने हमसे घर छीना, तुम सच छीनोगे या हमें? उस रात अनाया ने कॉपी निकाली और पेन से लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ एक दर्द था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, गांव के घरों से लाइटें बुझती गईं, परछाइयां शांत होने लगीं, रोना धीरे धीरे सिसकी बना। सुबह मकवान जैसा नहीं था, कुछ घर गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। इकबाल चाचा नहीं दिखे। अमन अकेला खड़ा था। वो कहाँ है? अनाया ने पूछा। अमन ने सरहद की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अब उन्हें यहीं रहना चाहिए। अनाया जाने लगी। पीछे मुड़कर देखा, अरीना अब साफ दिख रही थी। अब? अनाया ने पूछा। अरीना बोली, अब मैं पूरी तरह मर सकती हूँ। अनाया जब शहर लौटी तो उसकी रिपोर्ट किसी ने छापी नहीं। कहा गया, ये संवेदनशील इलाका है। लेकिन उस रात के बाद अनाया को कभी अंधेरे में अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कभी कभी 3 बजे उसे लगता
कोई देख रहा है, लेकिन अब रोने की आवाज नहीं आती, बस थोड़ी सी हवा और ठंड